सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का 12th चैप्टर, इसका नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो जहाँ तक हाईलाइटेड है वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे का जो कंटेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 12.2, आपको विजिट करना है किसी फॉरेस्ट या पार्क में जो कि आपके आस पड़ोस में हो। ऑब्जर्व करो वहाँ जो ट्रीज़ हैं और उनको पहचानने की कोशिश करो कि कौन कौन से ट्रीज़ यहाँ पर हैं। आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हो, या ट्री से रिलेटेड कोई बुक है उसके अंदर ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो उस बुक की भी हेल्प ले सकते हो कि जो पेड़ आपको दिख रहा है बुक के अंदर देखो कौन सा पेड़ है ये। फिर आपको क्या करना है, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्री। उस ट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको लिस्ट करना है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे उस ट्री की हाइट क्या है, उसकी लीव्स का शेप क्या है, क्राउन का शेप क्या है, फ्लावर्स कैसे हैं, फ्रूट्स कैसे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कुछ मोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन नोट कर लेनी है। तो देखो ये एक्टिविटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जनरली आपको ऑब्जर्वेशन के लिए और एक फील्ड नॉलेज के लिए ये एक्टिविटी कराई जा रही है। क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज हैं, अब किसके बारे में एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए इस एक्टिविटी को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ, इसका आंसर मैं आपको जरूर बता देता हूँ, उसको आप नोट कर सकते हो। तो देखो इस एक्टिविटी को इस तरह से टेबल बनाकर आप इसका आंसर दे सकते हो। पहले कॉलम में आपको ट्री लिख लेना है, फिर जो ट्रीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके नाम लिख देना। अब जैसे यहाँ पर 5 ट्रीज के मैंने नाम लिख दिए, नीम, शीशम, सेमल, एप्पल, ओक। फिर इनकी हाइट कैसी है, इनकी लीफ का शेप कैसा है। अब देखो लीफ की शेप आप बहुत डिटेल में पढ़े नहीं हो तो अब लेंसियोलेट क्या है, ओवल, ओब्लॉन्ग क्या है, इतना ना समझ पाओगे। फिर उसका क्राउन कैसा है, फिर उसके फ्लावर्स कैसे हैं, उनके फ्रूट्स को क्या कहते हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैंने इस टेबल के अंदर कर दी है, इसको आप जस्ट नोट डाउन कर लेना। अगर आप चाहते हो कि हाँ इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें तो बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा कुछ ट्रीज के आपको क्राउन्स भी ड्रॉ कर लेने हैं। तो क्राउन्स की इमेज देखो नीचे यहाँ बनी हुई है, फिगर 12.6 सम क्राउन शेप्स। तो यही वाला आप ड्रॉ कर सकते हो, रफ सी फिगर आपको ड्रॉ करनी है, बहुत रियलिस्टिक बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो मेन चीज़ इस एक्टिविटी से आपको ये समझाना था कि देखो अलग अलग तरीके के ट्रीज हैं, उन ट्रीज की अलग अलग हाइट है, उनकी लीव्स अलग अलग शेप की होती हैं, उनके क्राउन अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स और फ्रूट्स उनके अंदर होते हैं। ठीक है, प्रोफेसर अहमद ने पॉइंट आउट किया कि जो ट्रीज के क्राउन्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे कुछ कोनिकल शेप के होंगे, कुछ राउंड शेप के होंगे, कुछ ओवल शेप के होंगे, कुछ फैले से होंगे। तो ये जो क्राउन्स हैं वो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स बना देते हैं फॉरेस्ट में, इनको हम अंडर स्टोरीज कहते हैं। देखो अलग अलग तरीके की लेयर होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो कि टॉप वाली जो लेयर होती है फॉरेस्ट की, यानी जो क्राउन आप यहाँ पर देख रहे हो वो आप कैनोपी कहलाता है, और उसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो अंडर स्टोरीज कहलाती है। तो कैनोपी कौन बनाते हैं, जाइंट और टॉल ट्रीज, बहुत बड़े और लंबे वाले जो ट्रीज हैं वो। फिर उसके नीचे आते हैं श्रब्स, जैसा आपका ये लेमन वाला प्लांट हो गया, और टॉल ग्रासेस। फिर उससे नीचे वाली लेयर के अंदर आपके हर्ब्स आते हैं। तो हर्ब्स, श्रब्स ये आपके अंडर स्टोरीज के अंदर आते हैं कैनोपी के नीचे। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई, जाइंट और टॉल ट्रीज वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टॉप लेयर। उसके बाद जो लेयर आती है वो श्रब्स की होती है और टॉल ग्रासेस की होती है। फिर आपके आते हैं हर्ब्स जो बनाते हैं लोएस्ट लेयर। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हो ये आपकी टॉप वाली जो लेयर है ये कैनोपी बनाएगी। फिर उसके नीचे वाले जो ट्रीज हैं वो आपके अंडर स्टोरी बनेंगे, और नीचे नीचे आप देख सकते हो ये हर्ब्स वगैरह हैं, छोटी छोटी ग्रासेस हैं। ठीक है, तो ये फ्लोर वाला पार्ट हो जाता है। अब बूझो ने एक क्वेश्चन पूछा, वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट। क्या हम सिमिलर काइंड यानी एक ही तरीके के ट्रीज हर फॉरेस्ट के अंदर देखते हैं, यानी जिस तरीके के ट्रीज एक फॉरेस्ट के अंदर हैं क्या उसी तरीके के ट्रीज दूसरे फॉरेस्ट में भी हमको देखने को मिलते हैं, या अलग अलग फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग तरीके के ट्रीज होते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं, एक ही जैसे नहीं होते। ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर वेरिएशन इन टाइप ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। क्योंकि क्लाइमेट अलग है, मान लो कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर बारिश कम होती है, ज़्यादा होती है, उसी हिसाब से फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होते हैं। और सिर्फ ट्रीज ही नहीं बल्कि एनिमल्स भी डिफर करते हैं फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। किसी फॉरेस्ट के अंदर किसी तरीके के एनिमल्स मिलेंगे और दूसरे फॉरेस्ट के अंदर दूसरे तरीके के एनिमल मिलेंगे, मतलब कुछ सेम भी रहते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक फॉरेस्ट के अंदर कोई एनिमल आपको देखने को मिला और दूसरे फॉरेस्ट के अंदर वो एनिमल हो ही ना। अब यहाँ आप फिगर देख सकते हो, ये फॉरेस्ट फ्लोर है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी पत्तियां पड़ी हुई हैं। तो ट्रीज इतने ज़्यादा है, पत्तियां गिरती रहती हैं, तो पूरा देखो पत्ती की ऐसा लग रहा है फ्लोर पे पूरी पत्ती बिछी हुई है। अब कुछ बच्चे बिजी थे ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज को देखने में। वो बटरफ्लाइज फ्लटरिंग कर रही थी, फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना, यानी इधर उधर उड़ रही थी, फ्लावर्स पे जा रही थी, श्रब्स पे, हर्ब्स पे। उन्होंने करीब से देखा बुशेस को, यानी झाड़ियों को। तो ये सब जब कर रहे थे, बटरफ्लाई देख रहे थे, बुशेस को देख रहे थे, तो इसकी वजह से उनके हेयर्स और क्लोथ क्या हो गए, हैड सीड्स एंड थ्रॉन्स क्लिंगिंग टू देम। तो भाई फॉरेस्ट में आप चलोगे, प्लांट के बीच में से गुजरोगे तो क्या होगा, प्लांट की जो सीड वगैरह होती हैं, कुछ ऐसी सीड होती हैं जो कि चिपक जाती हैं कपड़ों में या बालों में। तो बच्चों को भी कपड़े और बाल पे
सीड्स और थॉर्न्स यानी कांटे वगैरह चिपक गए। तो बच्चों को बहुत सारे इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्क्वायरल्स, एंड्स देखने को मिले, यानी मकड़ी, गिलहरी, चींटी, ये सब उनको देखने को मिला। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो देखने को मिले ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज। ट्री की जो बार्क होती है यानी उसकी स्टेम का बाहर वाला जो हिस्सा होता है ना, वहां पर। और कहाँ देखने को मिला? प्लांट की लीव्स पर, एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो फॉरेस्ट की जो फ्लोर है, तो ये जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, फॉरेस्ट की ये फ्लोर है, यहाँ पर जो लीव्स पड़ी हैं इनके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट और एनिमल देखने को मिले। तो वो बच्चे क्या करें, उनका स्केच बनाने लगे, जो क्रिएचर्स उन्होंने देखे थे इंसेक्ट वगैरह, उसके स्केच बनाने लगे। अब जो फॉरेस्ट की फ्लोर होती है ना, जंगल में जो जमीन वाला हिस्सा होता है, वो डार्क कलर की दिखाई पड़ती है क्योंकि सनलाइट नीचे तक अच्छे से पहुंच नहीं पाती, तो अंधेरा जैसा होता है। एंड वॉज कवर्ड विद लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स, ट्विग्स यानी टहनी, एंड स्मॉल हर्ब्स। तो फॉरेस्ट की जो फ्लोर थी वो कवर थी किससे? डेड एंड डिकेइंग लीव्स, यानी जो पत्तियां टूट के गिर जाती हैं और जब जमीन पर पड़ी रहती हैं तो फिर वो सड़ने लगती हैं। इसी तरह से जो फ्रूट्स गिर जाते हैं या सीड या टहनी जो गिर जाती है, तो उसको हम कहते हैं वो डेड हो गई, प्लांट से वो अलग हो गई तो वो डेड हो गई। और जब अलग हो जाएगी तो वो क्या करने लगेगी? डीके करने लगेगी, सड़ने लगेगी। तो फॉरेस्ट की फ्लोर इन्हीं से कवर्ड थी। अब जो डिकेइंग मैटर था, यानी जो लीव्स, फ्रूट वगैरह जो सड़ रहे थे, वो कैसे थे? मॉइस्ट एंड वार्म। मॉइस्ट से यानी नमी थी उनके अंदर, गीले थे और गर्म थे। बच्चों ने बहुत सारी सीड्स और लीव्स को पिकअप कर लिया अपने कलेक्शन के लिए, किसको हम कलेक्ट करके रख लेंगे, घर ले जाएंगे। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पंजी कारपेट। तो डेड लीव्स की जो लेयर थी उनके ऊपर चलना इस तरह से लग रहा था जैसे कि कोई स्पंजी कारपेट हो। भाई ढेर सारी पत्तियां ऐसे पड़ी हैं तो पत्तियों की पूरी लेयर बन जाती है, तो उसके ऊपर चल लेते तो ऐसे गुलगुल जैसा लग रहा था, स्पंजी टाइप का लग रहा था, दब रहा था। तो ऐसा लग रहा था कोई कारपेट बिछी है जो कि स्पंजी है, दब रही है, उसके ऊपर चल रहे हैं। अगर कभी आप फॉरेस्ट वगैरह के एरिया के अंदर चलना तो आपको ही फील होगा। अब एक क्वेश्चन आता है, इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म? जो डिकेइंग मैटर है यानी लीव्स, फ्रूट, सीड्स, ये जब सड़ती हैं तो जैसे कि बच्चों ने छू कर देखा था तो वो वार्म फील हुई थी, गर्म फील हुई थी। तो क्या हमेशा ऐसा होता है? प्रोफेसर अहमद ने सजेस्ट किया कि चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, तब इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिलेगा। एक्टिविटी 12.3, एक छोटा सा गड्ढा खोद लो, उसके अंदर जो वेजिटेबल वेस्ट है, जैसे छिलका वगैरह हो गया और जो पत्तियां हैं उनको डाल दो, फिर मिट्टी से उसको कवर कर दो, थोड़ा सा पानी डाल दो। 3 दिन के बाद जो ऊपर की लेयर है जिससे आपने इन चीजों को ढका था, वो सॉइल हटा दो। डज द पिट फील वार्म इनसाइड? अब जो गड्ढा आपने खोदा था उसके अंदर हाथ डाल के टच करो, क्या आपको गर्म फील हुआ? तो इसका आंसर है यस, आपको गर्म फील होगा। तो असल में होता ये है कि कोई भी चीज जब गलती है, सड़ती है, तो उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, वो थोड़ा सा गर्म हो जाती है, इसीलिए जब उसको हम टच करते हैं तो वार्म यानी हल्का गर्म फील होगा। अब पहेली ने पूछा कि यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रीज हैं और इसी तरीके से बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं दुनिया भर के अंदर, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम कुछ ट्रीज कट कर लें फैक्ट्री के लिए? यानी इतने सारे ट्रीज इसी फॉरेस्ट के अंदर हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे ना कि फैक्ट्री लगानी है तो पेड़ काट दिया जाए, थोड़ा सा पेड़ काट ही दिया तो क्या प्रॉब्लम है? पहेली का क्वेश्चन ये है। प्रोफेसर अहमद ने कहा, आपने पढ़ा होगा अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। ऑटोट्रॉफ्स यानी अपना फूड जो खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे आपके एनिमल्स वगैरह हो गए, और सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। मान लो कोई एनिमल मर गया तो उसकी बॉडी से फूड ले लेंगे। तो इनके बारे में आप पढ़ चुके हो। आपने ये भी सीखा है किस तरीके से ग्रीन प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं। सारे ही एनिमल, चाहे वो हर्बीवोर्स हों या कार्निवोर्स हों, वो अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे ही फूड के लिए। अब ये किस तरह से? देखो, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, वो तो प्लांट पे डिपेंडेंट है ही, लेकिन जो प्लांट नहीं खाते, किसी दूसरे एनिमल को ही खाते हैं, वो भी प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। जैसे मान लो लॉयन है, लॉयन तो प्लांट खाता नहीं, लेकिन लॉयन डियर को खाएगा और वो डियर प्लांट्स को खाएगी। तो एक तरह से लॉयन भी प्लांट पे ही डिपेंडेंट हुआ कि नहीं? अगर मान लो डियर को प्लांट नहीं मिलेगा तो डियर मर जाएगा, तो लॉयन को भी तो फूड नहीं मिलेगा, वो भी मर जाएगा। तो एक तरह से वो भी प्लांट पे डिपेंड हुआ कि नहीं? तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट को फीड करते हैं यानी प्लांट खाते हैं, उनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं और इसी तरीके से कहानी चलती रहती। एग्जाम्पल समझो, जैसे जो ग्रास है उसको कौन खाता है? इंसेक्ट खाता है। अब इस इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग खा लेगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खा लेगा। तो इसको हम कहते हैं फूड चेन, यानी एक के बाद एक कौन किसको खाता जाएगा, वो एक पूरी चेन बन जाती है। जैसे ग्रास है, इसको कौन खाएगा? इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। तो ये पूरी चेन बन गई। अगर इनमें से किसी एक को हम हटा देंगे तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लो हमने ग्रासेस को हटा दिया, ठीक है, तो इंसेक्ट को खाना नहीं मिल पाएगा, इंसेक्ट मर जाएगा। अब फ्रॉग को इंसेक्ट नहीं मिलेगा खाने को तो फ्रॉग मर जाएगा। स्नेक को फ्रॉग नहीं मिलेगा तो स्नेक की कहानी खत्म। स्नेक मर गया तो ईगल क्या खाएगा? इसकी कहानी खत्म। तो देखो, हमने सिर्फ ग्रास को हटाया था, बाकी सब अपने आप कहानी खत्म। या बीच में से भी अगर किसको हटा देंगे तो उसके बाद के जो लोग हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इसको खाने वाले हैं और उसको जो खाने वाले हैं,
उनको खाना नहीं मिलेगा और वो डेड कर जाएंगे। तो ये पूरी एक चेन होती है। तो बहुत सारी फूड चेन हमको फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलती है। जैसे यहीं पर आपका जो बना है, ग्रास को सिर्फ इंसेक्ट तो नहीं खाता ना, और भी एनिमल्स है वो भी खाते हैं। डियर हो गया, गोट हो गया, काऊ, बफेलो, ये सब ग्रास खाती हैं। फिर इनको जो खाते हैं, तो इसी तरह से ये सारी चीज चलती है। ऑल द फूड चेन्स आर लिंक्ड। सारी फूड चेन लिंक होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा कि चाहे हार्बीवोर्स हो या कार्निवोर्स हो, ये प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो अगर प्लांट का आइटम हटेगा तो उसको खाने वाले जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कहानी खत्म। फिर उनको खाने वाले जो भी होंगे, उनसे जो भी चेन आप बना लो, वो सारी खत्म हो जाएगी कि नहीं। जैसे ये ग्रास है, ग्रास को डियर खाएगा, डियर को लॉयन खाएगा, तो ये एक और चेन बन गई। ग्रास हट जाएगी तो वो वाली चेन भी खत्म हो जाएगी, ये भी चेन खत्म हो जाएगी। तो ये होता है, सारी जो फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी होती है, और उसके जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म खत्म कर दोगे तो पूरा मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही बात कह रहा है, इफ वन फूड चेन इज डिस्टर्ब इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन। अगर एक फूड चेन डिस्टर्ब होगी तो दूसरे को डिस्टर्ब कर देगी, उसका असर दूसरे पे भी देखने को मिलेगा। तो फॉरेस्ट का हर पार्ट डिपेंड होता है दूसरे पार्ट पे। इफ यू रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज, अगर एक कंपोनेंट हम हटा दें, जैसे हमने ट्रीज को हटा दिया, तो दूसरे जो कंपोनेंट है वो अफेक्ट हो जाएंगे। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से पूछा कि एक पत्ती उठाओ फॉरेस्ट की फ्लोर से और ऑब्जर्व करो हैंड लेंस से, हाथ वाला जो लेंस होता है उससे देखो। तो उन्होंने क्या देखा? फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स। तो वो पत्ती जो सड़ रही थी उसके बाद छोटे छोटे मशरूम ग्रो हो गए हैं, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। ये तो मशरूम खैर थोड़े से और ग्रो हो गए हैं, स्टार्टिंग में पहले बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको लेंस से देखना पड़ेगा। तो एक तो ये देखा, इसके अलावा उन्होंने क्या देखा? दे सॉ एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स। छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी पूरी फौज देखी। जैसे आपका मिलीपीड्स हो गया, यानी जो गोजर हो गए, एंट्स, चींटियां पूरा एक फौज में चलती है कि नहीं, बीटल, ये भी एक इंसेक्ट है। तो ये सब इनको उन्होंने देखा। तो बच्चे सोचने लगे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे यहाँ पर रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि वो एनिमल्स जो कि हमको आसानी से दिखाई पड़ते हैं, यानी बड़े होते हैं तो आसानी से हम देख सकते हैं, इनके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत छोटी लिविंग थिंग्स हैं, जो इतनी छोटी होती हैं कि डायरेक्टली आपको आई से दिखेंगे ही नहीं, आपको माइक्रोस्कोप या लेंस से देखना पड़ेगा। तो ये भी आपके सॉइल में रहते हैं। अब पहली ये सोच रही है कि जो मशरूम हो गया या इसके अलावा और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या खाते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई किया, दे फीड अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। तो बताइए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या मशरूम हो गए, ये क्या करते हैं? वो प्लांट और एनिमल जो कि डेड कर जाते हैं उनको फीड करते हैं, यानी उन्हीं को ये खाते हैं। और खा के क्या करते हैं? वो जो डेड प्लांट्स और एनिमल हैं उनको कन्वर्ट करते हैं एक डार्क कलर के सब्सटेंस में, जिसको कहा जाता है ह्यूमस। तो ह्यूमस बेसिकली क्या है? डेड प्लांट और एनिमल जब सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो जो सब्सटेंस बनता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। अभी गलते सड़ते कैसे हैं? यही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या मशरूम हो गए, यही गलाते सड़ाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस? ह्यूमस आपको किस लेयर में मिलेगा सॉइल के? तो ह्यूमस आपको टॉप लेयर में मिलेगा, क्योंकि टॉप की लेयर पे ही तो पत्ती वगैरह गिरेगी या कोई एनिमल मरेगा तो वो टॉप की लेयर पे रहेगा। फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको गला सड़ा के ह्यूमस में बदल देंगे, तो वो सॉइल की टॉप लेयर के अंदर वो ह्यूमस चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस टू सॉइल? ये जो ह्यूमस है वो सॉइल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन ह्यूमस के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। भाई ह्यूमस किससे बने थे? डेड प्लांट और एनिमल से बने थे ना। प्लांट और एनिमल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डेड कर जाएंगे तो भी इनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट तो रहेंगे ही। इनको ह्यूमस में बदल दिया जाता है, और ये जब सॉइल में चले जाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब उस सॉइल के अंदर अगर कोई प्लांट या ट्री ग्रो होगा तो वो ट्री सॉइल से न्यूट्रिएंट लेगा। अब सॉइल के अंदर ह्यूमस गया था तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट चले गए, तो ये जो ह्यूमस से न्यूट्रिएंट है ये उस नए प्लांट के अंदर चले जाएंगे, इससे वो प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगा। तो क्यों इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए? तो आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज ह्यूमस इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये ह्यूमस क्या होता है, डिकम्पोजर्स क्या होता है, ये डिफिनेशंस आपकी इंपॉर्टेंट है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट में, क्योंकि अगर ये डिकम्पोज ना करें तो पत्तियां गिरती रहेंगी, प्लांट टूट के गिरते रहेंगे, उनका पूरा ढेर लग जाएगा। कोई एनिमल डेड कर गया वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, प्रॉब्लम होगी कि नहीं? तो एक तरह से सफाई करते रहते हैं जंगल की। जो डेड कर गया उसको ह्यूमस से बदल के सॉइल में मिला दिए, अब नए प्लांट ने उस सॉइल से वो सारे मटेरियल ले लिया और अपना ग्रो हो गया। तो पूरा एक साइकिल चलती रहती है। तो ये जानने के बाद पहेली ने क्या किया, कुछ डेड लीव्स की जो लेयर थी उसको हटाया और डिस्कवर किया अंडर अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो ऊपर की पत्तियां हटाई तो नीचे जो पत्ती थी जो पहले गिरी होगी उनको इस डिकम्पोजर्स ने गला सड़ा दिया, ह्यूमस में बदल दिया। तो ऊपर वाली जो पत्ती हैं वो तो अभी नहीं गिरी होंगी, नीचे वाली जो पुरानी होंगी वो ह्यूमस में बदल गई, तो वहां उनको ह्यूमस देखने को मिला।
अब ये जो ह्यूमस की प्रेजेंस है ये इंश्योर करती है दैट द न्यूट्रिएंट ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू सॉइल। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये ह्यूमस के अंदर बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वही जो प्लांट और एनिमल डेड करे थे वो न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर चले जाते हैं ह्यूमस के फॉर्म में। यहाँ से ये न्यूट्रिएंट फिर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट। तो आसपास जो प्लांट्स होगा उसकी जो रूट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ह्यूमस से। अब क्या होता है जब कोई एनिमल मर जाता है फॉरेस्ट के अंदर, शैला ने क्वेश्चन पूछा, तो टीबू ने रिप्लाई किया कि जो डेड एनिमल्स हैं वो फूड बन जाते हैं। किसके लिए? वल्चर्स के लिए, क्रोज, जैकल्स, इंसेक्ट, यानी ये सब उसको खा लेते हैं। और जो कुछ बच जाता है उसको ये डिकम्पोजर्स गला सड़ा के ह्यूमस से बदल देते हैं, सॉइल मिला देते हैं। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स है वो साइकिल्ड हो जाता है, प्लांट एनिमल को इससे फूड मिल जाता है। सो नथिंग गोज वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में कुछ वेस्ट नहीं जाता, सब कहीं ना कहीं कैसे भी करके यूज हो जाता है। अब यहाँ देखो ऊपर एक फिगर बनी है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बेसिकली देखो यहाँ नीचे आपके डिकम्पोजर्स होंगे। ये क्या करेंगे, कोई प्लांट या एनिमल डेड कर जाएगा, इसको डिकम्पोज करके ह्यूमस में बदल देंगे। ये ह्यूमस जाएगा सॉइल के अंदर, सॉइल से ह्यूमस के न्यूट्रिएंट प्लांट और ट्रीज ले लेंगे और अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, बारिश होगी, पानी सॉइल के अंदर चला जाएगा, या रिवर वगैरह से जो पानी है वहां से प्लांट वाटर ले लेगा। अब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेंगे, सनलाइट मिल रही है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, या ऑक्सीजन वगैरह बर्ड्स, एनिमल्स ये यूज कर लेती हैं। तो पूरा ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो एक फाइनल वीडियो आएगी, लास्ट वीडियो, उसके अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।